करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 21 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज से हम इस सेशन में एथिक्स और एसे पेपर के लिए जो कोट्स चाहिए होते हैं, जो भी हम आंसर राइट एसे की शुरुआत करते हैं या एथिक्स के लिए जब आंसर लिखते हैं और उसमें कोट्स की ज़रूरत होती है, तो उनमें हम जितने भी महान विचारक हैं उनके कोट्स को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उनका आप नोट बनाते जाए ना, आपके पास में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करते हुए एक 2-4 पेज का कलेक्शन हो जाएगा, जिसको कि आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। और हम आपको वही कोड प्रोवाइड करेंगे जो आपके सिलेबस के साथ लिंक होते हैं और आपको बेनिफिट देंगे। जैसे हम एथिक्स में देखेंगे तो हमारे जो टॉपिक है सिलेबस में दिए हुए हैं, उन्हीं से रिलेवेंट टॉपिक पे हम आपको कोड्स प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे में भी जो मोस्टली जो अमूर्त जो ऐसे आते हैं उनके ऊपर, और जो बेसिक जिन पे ऐसे कंटिन्यू पूछे जाते हैं उन पे आपको कोड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन की जो मेंस की जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है। इस सेशन के साथ में कंटिन्यू रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है डेली जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए जो इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं हम उनसे आपको उनकी जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब हम नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो कनाडा भारत संबंधों को लेकर है। अभी जो है कनाडा, वहाँ पे एक जो खालिस्तानी समर्थक जो था उसकी डेथ हो गई है या उसका मर्डर कर दिया गया है, तो उसको लेके संबंधों में तनातनी हो गई है। तो उस न्यूज़ को लेके अभी आर्टिकल आ रहे हैं और न्यूज़पेपर में कल से आ रहे थे, लेकिन हमने इसको जो इवेंट है उसको अच्छे से इम्प्रूव होने दिया। अब एक एंगल निकल के आ गया है यहाँ से, आतंकवाद। हमारा जो क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं लगता है कि कनाडा के संबंधों के साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। इसकी बजाय, क्योंकि इसमें खालिस्तान का नाम आ गया है, तो आतंकवाद को लेके एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो आपको इस टॉपिक से भारत कनाडा संबंधों के बारे में बेसिक तो क्लियर कर ही लेना है कि कनाडा की लोकेशन क्या है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल आपको जान लेना है कि उसके आसपास कौन सी कंट्री लगती हैं, वो कहाँ स्टे करता है, क्या क्या मेन ज्योग्राफिकल एरिया उससे कनेक्टेड है। उसके बाद में भारत कनाडा संबंधों के बारे में आईआर की कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो उसके पुराने संबंधों को पढ़ लेना है भारत के साथ। और अभी जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट आए हैं, कोई भी किसी भी बेसिक बुक में आपको अभी तक का सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भारत और कनाडा संबंध जो हैं अभी कहाँ स्टे कर रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक तैयारी शुरू होती है, ये पॉइंट तो आपको क्लियर ही रहेगा कि अभी संबंधों में तनाव है। उसके बाद अगर इससे इमर्ज होता है क्वेश्चन, तो आप लिख पाएंगे कि इनके संबंधों में क्या चीज़ है, क्या मुद्दे हैं, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ये आतंकवाद वाला कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कश्मीर में भी जो आतंकवादी हमला हुआ है, और अभी फिर ये आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक इवेंट जनरेट हो गया है। तो इससे हो सकता है कि आतंकवाद वाले एंगल से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इसका जो खालिस्तान वाला जो टॉपिक है, वो जहाँ पे भी एडिटोरियल मिलता है उससे वो एंगल तलाशने की कोशिश करना है। एडिटोरियल में भी वो पॉइंट्स जानने की कोशिश करना है कि यहाँ पे क्यों आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, क्या है, क्यों अभी ये मुद्दा उठा है, इसको लेके आपको क्लियर रहना है। इसमें जो है कनाडा के जो पीएम हैं, उनने भारतीय एजेंसियों पर अपने एक नागरिक, भारत की ओर से उसको आतंकवादी घोषित किया गया था, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के तीसरे दिन भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देने की प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी है अस्थायी तौर पर। तो ये एक था कि हमने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा था और उन्होंने उसको वहाँ का नागरिक बताया और उसकी अभी हत्या हो गई है। तो इस तरीके से चीज़ चल रही है। फिर इसमें कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बन गया है, भारत ने ऐसा कहा है, और उसके राजनयिक भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करते हैं।
तो ये एक आतंकवादी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हाईलाइट हो गया है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, ये जो टॉपिक था ये हमारे आतंकवाद टॉपिक से लिंक होगा, जो कि पेपर 2 में संगठित अपराध व आतंकवाद नाम से है। और पेपर जो 2 का ही एक और पार्ट है, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों का राजनीतिक प्रभाव। तो नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव। तो ये जो पेपर 2 है IAR वाला सेक्शन, उसके साथ में ये टॉपिक लिंक होता है और आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है न्याय में देरी और जेलों में भीड़ चिंताजनक। अभी संसदीय समिति जो है उसने कुछ यहाँ पे डेटा रखा है कि जेलों में किस तरीके से एक चिंताजनक स्थिति क्रिएट हो गई है। ये जो टॉपिक है जेलों में भीड़, वो पेपर 2 के साथ लिंक होगा। अब ये जो जेल वाली जो व्यवस्था है, ये कहीं पे भी जेल नाम से कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन यह हमेशा अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो वो पेपर 2 में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये बताया गया है कि स्थायी समिति ने पाया कि जेलों में भीड़ और न्याय में देरी गंभीर चिंता का कारण बन गए हैं। 2 कारण है कि जेलों में भीड़ और न्याय का डिले होना। इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की अनुशंसा की है। जेलों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर इस कोर्ट ने कहा है, शीर्ष कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जेल में महिला कैदी हैं उनके साथ ही उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद उनको सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, उन माताओं को भी और उनके साथ में जो उनके बच्चे हैं उनको भी। तो ये एक बात थी। फिर समिति ने आगे अनुशंसा की है, मतलब अब अपनी सिफारिश की है कि जो भी क्षमता से अधिक कैदियों वाले जेल हैं उन वहाँ से कैदियों को उसी राज्य या दूसरे राज्य में जो खाली जेलें पड़ी हैं, खाली सेल वाली जेल है, वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि जो है उनको अच्छे से एक जो मानव अधिकार होते हैं बेसिक की स्वास्थ्य मिले उनको, अच्छा या अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, इसलिए उनको उधर सेटल कर देना चाहिए। फिर समिति ने एक और अनुशंसा की थी कि समिति ने जेल में जन्म लेने वाले बच्चों को 12 वर्ष तक उनकी माँ के पास में ही रखने की सलाह दी है। फिर और उसके बाद में कहा है कि उन बच्चों को जो है खेल और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कराना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं हो। तो ये एक बेसिक चीज़ थी। फिर एक जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार 2021 में 22,918 महिला कैदी हैं। उसके अनुसार इसमें कुल महिला कैदियों में से 1,650 के साथ 1,867 बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये भी समिति ने कहा था। फिर नेक्स्ट जो सिफारिश की थी कि जो ट्रांसजेंडर कैदी हैं उनको दूसरे कैदियों जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये कुछ डेटाज हैं जिनको कि आपको अपने पास में रखना है नोट करके। वैसे जेल के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन अगर कहीं पूछा जाए तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सके। इसमें ही बताया गया है कि 4 राज्य में कैदी दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। कुल कैदी क्षमता देश की जो है वो है 4.25 लाख, यानी कि 4.25 लाख कैदी आप उसमें उनके जो हमारी जो जेल है उनकी क्षमता है इतनी। और अभी कैदियों की संख्या कितनी है? 5.54 लाख। तो और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन सभी में जो देश की कुल कैदी संख्या का 50% से भी ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब स्थिति और ज़्यादा खतरनाक है। तो ये एक जनरल डेटा था जिसका कि आपको यूज़ कर सकते हैं, आप नोट करके रख लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राधिकरण के आदेश में दखल करने से इनकार कर दिया है अभी। तो ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 विवाद निवारण तंत्र व संस्थान, इसके साथ में लिंक होगा। और इस वाले सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली प्राधिकरण से लेके बहुत सारे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो आपको इस पे फोकस करना है। तो ये इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी इनकार कर दिया गया, लेकिन इनकी जो कार्यप्रणाली क्या होती है, प्राधिकरण की कैसे काम करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती है, कितने प्राधिकरण हैं, इनका बेसिक एजेंडा क्या होता है, इन सब को लेके आपको तैयारी करनी है।
फिर नेक्स्ट जो एक एडिटोरियल है, मोटे अनाज का गढ़ बनता भारत, ये जो पोषण से रिलेटेड न्यूज़ है, एक एडिटोरियल आया है, इसको आपको पढ़ना है। ये मोटे अनाज के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक छोटी सी इवेंट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। परमाणु समझौते पर लौटना चाहता है ईरान। 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था जिसमें कि बहुत सारी कंट्री शामिल हुई थी, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ईरान, ये सब थे। तो लेकिन 2018 में अमेरिका उससे बाहर आ गया और फिर उसके बाद में ईरान पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। और अभी जो ईरान है वो शर्त रखता है कि मेरे ऊपर जो लगे हुए प्रतिबंध है उसको हटा दो, फिर मैं समझौते को मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो इवेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अभी शामिल होना चाहते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन वो जो समझौता है उसके बारे में आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। और उसके बारे में जो डिटेल है वो आपको आईआर की न्यूज़ में कहीं पे भी आईआर की जो बुक है आपकी बेसिक वाली, उसमें आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे कि परमाणु को लेके या परमाणु हथियारों से रिलेटेड जो संधियों के बारे में बातें होंगी वहाँ पे इसका भी जिक्र होगा। तो आपको इसके बारे में एक एक बेसिक कंप्लीट कर लेना है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जनरली पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये भी आईआर का एक हिस्सा है, इसलिए आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए। फिर एक न्यूज़ थी, एक एडिटोरियल था, गवर्नेंस में निजीकरण का नया स्वरूप कितना सही है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो जब हम सुशासन की बात करते हैं और तो उसके एक हिस्से के रूप में, अहम हिस्से के रूप में निजीकरण अभी बहुत उभर के आ रहा है। या जब हम सुशासन के लिए जब कदम उठाते हैं तो वहाँ पे निजीकरण को प्रोत्साहन देने की बात होती है। उसके साथ में ये चीज़ लिंक होती है कि निजीकरण को किस तरीके से देखा जाए। ये जो टॉपिक है वो हमारे पेपर 2 के सुशासन के साथ में लिंक होता है और पेपर 4 के साथ भी ये लिंक होता है। इसमें बताया गया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरपर्सन के पद पर 30 साल के अनुभव वाले कॉरपोरेट सीईओ या निजी क्षेत्र में मैनेजमेंट में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ये सेम एज वैसे ही है जैसे कि पहले सेबी में जो किया गया था, लेटरल एंट्री जो लाई गई थी, उन्हीं चीज़ों को लेके है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये उठता है कि जब हम किसी गवर्नमेंट में बताया गया है कि जब हम किसी गवर्नमेंट अधिकारी को कोई काम देते हैं तो वो किसी अपने पेंशन का उसको वो रहता है या उसको कोई अतिरिक्त लाभ की इच्छा नहीं होती बेसिकली। लेकिन जो निजी व्यक्ति होता है वो लाभ के उद्देश्य से ही काम करता आ रहा है पिछले सालों में, तो उसका यहाँ पे भी फिर मोटिव एक कहीं ना कहीं माइंडसेट ये रहता है कि लाभ कमाना है। तो जो लोक वाला जो कॉन्सेप्ट है, लोक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ना छूट जाए, उसको लेके यहाँ पे 2 डिबेट्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ना, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक। तो ये बेसिकली निजीकरण को लेके एक टॉपिक है, यहाँ पे मैंने आपको ये मेंशन किया है, इसके बारे में पढ़ना आप। इसमें कॉन्ट्रास्ट वाली बातें हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, वो एक एडिटोरियल है सूचना का अधिकार कानून को लेके। ये भी जो है वो पेपर 2 में और पेपर 4 दोनों में मेंशन है, वहाँ से लिंक होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो डेटा सुरक्षा कानून है वो सूचना के अधिकार या आरटीआई को कमज़ोर करने की किस तरीके से कमज़ोर करता है। तो ये जब हम एनालिटिकल वे में क्वेश्चन आते हैं कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए डेटा प्रोटेक्शन बिल का, तो वहाँ पे आपको इसके जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपकी मदद करेंगे ये बताने में कि किस तरीके से इसके आने से सूचना का अधिकार जो है वो कमज़ोर होगा। तो ये एक सिर्फ आपकी समझ के लिए, आप जानते हैं सूचना का अधिकार कानून, नहीं जानते तो उसको पढ़ें, फिर डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पढ़ें, फिर इस कॉन्सेप्ट को अपने नोट में शामिल कर लेना। फिर जो अगला टॉपिक है वो अभी आपने देखा होगा कि जो संसद जो थी जब शुरू हुई थी तो वहाँ पे जो सांसद थे उनको जो संविधान था उसकी मूल प्रति प्रोवाइड की गई थी, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। और ये जो है हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। ये शब्द ये जो टॉपिक है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि संविधान की विशेषताएं जो हैं वो पेपर 2 में हमारे सिलेबस में मेंशन है क्लियरली।
वहाँ से ये टॉपिक लिंक होता है। और जितनी भी संविधान की विशेषताएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये सब जानना है कि समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द कब आए हैं, क्या इनका अर्थ निकलता है, ऐसे हमारे संविधान में कौन कौन से हिस्से हैं जो इसको चुनौती देते हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, पंथ निरपेक्षता कहाँ से आई है, क्या इसके अभी चैलेंजेस हो रहे हैं, समाजवादी में हम किस समाजवाद को प्रोत्साहन देते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, वो हमारा देश जो है किस समाजवाद को फॉलो करता है। ये सारे आयाम आपको आपकी बेसिक जो पॉलिटी की जो बुक है वहाँ से कवर करना है, या आप जहाँ से भी पॉलिटी कवर कर रहे हैं वहाँ से आपको इस कॉन्सेप्ट, इन दो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ये सारी आज की इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। अब हम एथिक्स पे आते हैं। एथिक्स का के लिए आज आपको जो कोट प्रोवाइड किया जा रहा है वो है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका एक कोट था, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। तो ये जब भी कॉन्ट्रास्ट वाली बातें आती है एथिक्स पेपर 4 में, जहाँ पे कि आपको ये आएगा कि आपका दिल ये कह रहा है लेकिन आपके रूल्स ये कह रहे हैं, तो जब भी कॉन्ट्रास्ट की स्थिति आएगी तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है, तो वहाँ पे आपको इसको मेंशन करना है। तो ये थे आज के सारे से इम्पोर्टेंट सेगमेंट इस सेशन के। कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।